तो चलिए बात करते हैं और एक नए टर्म और एक नया एनर्जी को लेकर, जिस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी आपने सुना हुआ होगा। उसका डेफिनेशन आज हम जानेंगे, क्या है इसका डेफिनेशन और एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। Potential energy. Potential energy, the energy possessed by a body by virtue of its position, by virtue of its position or shape, sorry, or shape or configuration is known as potential energy. So पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होता है जो किसी भी बॉडी में हमें देखने को मिलता है जब वो बॉडी अपने पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स जब जब चेंज होते हैं, तब जब कॉन्फ़िगरेशन, शेप और पोजीशन में कोई बदलाव देखने को मिलता है, तब जाके ये एनर्जी जो है उस बॉडी के अंदर पैदा होता है। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन मीन्स साइज, चेंज इन शेप, ओके, और यू कैन से सिंपल भाषा में बोलो, कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप एंड साइज को ही बोला गया, ओके। तो जब शेप एंड साइज और कॉन्फ़िगरेशन या फिर पोजीशन चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, तब उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय एनर्जी P और कैपिटल U। सो पोटेंशियल एनर्जी को EP या फिर कैपिटल U से डिनोट किया जाता है, और PE मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो शॉर्टकट है वो है P.E। ओके। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? पहला एग्जाम्पल, वाटर stored in a dam has gravitational potential energy. Gravitational potential energy due to its shape. ये पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल, a stretched सॉरी यहाँ पर शेप नहीं होगा, यहाँ पर पोजीशन होगा। इसमें होगा a stretched or a compressed
compressed spring has elastic potential energy due to its shape. तो अभी आप लोग बोलोगे या फिर पूछोगे कि ये जो है वाटर स्टोर्ड इन ए डैम हैज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। इसमें हमें सब कुछ तो पता चल गया, लेकिन ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? तो एक्चुअली इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर बाद कि पोटेंशियल एनर्जी के भी टू टाइप्स हैं। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब होगा जब पोजीशन में कोई चेंज होगा। चेंज इन पोजीशन जब होगा तब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलना पड़ेगा, और जब कोई शेप या फिर साइज़ का चेंज होगा तब हमें बोलना पड़ेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अभी के लिए ये एग्जांपल है कि डैम में स्टोर हुई पानी का जो है उस पानी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। वाई पोजीशन? बिकॉज डैम जो है वो पानी को, अब पानी के पोजीशन से देखो, सपोज रिवर, ये है रिवर, ओके, ऐसे करके रिवर आ रहा है, तो रिवर जो है वो ऐसे करके पानी यहाँ से आ रहा है रिवर से, फिर आते आते डैम जो है वो पानी को ऐसे स्टोर करता है। ओके, डैम जो इतना ऊंचा होता है, डैम यहाँ पर पानी इतना स्टोर होता है, ठीक है। तो इस वाले पानी का जो लेवल है, इस वाले पानी का जो लेवल है या फिर पोजीशन है, वो इस वाले पानी के जो पोजीशन और लेवल से क्या है, डिफरेंट है। तो क्योंकि इस वाले पानी का पोजीशन इस वाले पानी के पोजीशन से डिफरेंट है, इसलिए इस वाले पानी के पोजीशन में क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज इसका पानी का जो पोजीशन है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। सिमिलरली अगर आप एक होटल में हो और वो होटल में 10th फ्लोर तक जो है वो होटल है, तो सपोज़ ये 9th है और ये है 10th फ्लोर, इसके बाद का जो रूफ है, तो 9th फ्लोर में आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ओके, वो होगा mg9, mgh9, ओके। m मतलब मास ऑफ योर बॉडी, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h मीन्स हाइट ओके, ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो अभी यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है mgh9, 9 क्यों, 9th फ्लोर के लिए, ओके। और 10th फ्लोर में आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh10, ओके। तो जितना जितना आपका पोजीशन में चेंज, बदलाव होते रहेंगे, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर आपका पोजीशन है 9th फ्लोर, यहाँ पर 10th फ्लोर है, और दोनों के बीच में थोड़ा गैप है। कितना गैप है हमें नहीं पता, लेकिन क्या है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है। तो आप बोलोगे इंक्रीज़ है, क्योंकि इस वाले फ्लोर से इस वाले फ्लोर क्या है, ऊंचा है। 10th फ्लोर इज़ हायर देन द 9th फ्लोर, मीन्स व्हाट, द पोटेंशियल एनर्जी you have in 10th floor is way greater, or you can say is way more than the potential energy you have in the 9th floor, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपका पोजीशन जो है वो चेंज्ड है। यहाँ पर जो आपका पोजीशन है और यहाँ पर जो पोजीशन है वो दोनों सेम नहीं है, ओके। फिर अभी यहाँ पर बोला दूसरा एग्जांपल है स्ट्रेच्ड और एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग।
अभी आप स्प्रिंग का जो एग्जांपल, मैं स्प्रिंग का एग्जांपल नहीं लूँगा, मैं बॉल का एग्जांपल लेता हूँ। क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल। ओके, तो टेनिस बॉल में अभी बॉल एकदम नॉर्मल है। ओके, जब अच्छा बेलून की बात करते हैं, बेलून ये बहुत इजी होगा, बेलून। ओके, तो बेलून में सबसे पहले ये नॉर्मल साइज़ है। ओके, अगर हम इसको फोर्स देकर, दोनों तरफ से अगर फोर्स देकर इसको चपटा करने की कोशिश करते हैं तो उसका पोजीशन मतलब सॉरी उसका शेप एंड साइज कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, इतना भी ज़्यादा होगा नहीं, थोड़ा सा इतना तो होगा। ओके, इतना चेंज होगा अगर आप दो इस तरफ से और इस तरफ से फोर्स दोगे तो। ओके, तो पहला जो है यहाँ पर इस बेलून का जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है, तो बोलोगे क्या पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इस बलून का, नॉर्मल अभी साइज़ वाला बलून का वो, और ये वाला बलून जो है थोड़ा सा कंप्रेस हो चुका है, देख सकते हो बोथ साइड से। इस वाले बलून का जो पोटेंशियल एनर्जी है और इस वाले बलून का जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, बिकॉज इसमें जो है इसका पोजीशन, सॉरी पोजीशन नहीं, बार बार पोजीशन बोल रहा हूँ, इसका जो शेप एंड साइज़ है वो क्या है, डिफरेंट है। ऑब्वियसली डिफरेंट है, इस वाले से इस वाले से। ठीक है, इसलिए दोनों में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगा। सिमिलरली अगर अभी हमने क्या किया, बेलून को और भी फुला दिया, बेलून भी इतना बड़ा हो चुका है। ओके, तो इस वाले बेलून का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। किस वाले से, इस वाले से और इस वाले से। ओके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के चेंज में होता है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी शेप एंड साइज के चेंज पर होता है। नाउ व्हाट definitions we should know about what is the definition of gravitational potential energy? Gravitational potential energy, तो डेफिनेशन है the energy possessed by a body by virtue of its position is known as gravitational potential energy. किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज किया जाता है तो उसी पोजीशन चेंज के कारण से उस बॉडी में एक एनर्जी पैदा होती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है the energy possessed by a body by virtue of its shape or size is known as elastic potential energy. किसी भी बॉडी का शेप और साइज अगर चेंज होता है तब उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी पैदा होती है जिसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो व्हाट इज द कॉज? द कॉज इज शेप और साइज, चेंज इन शेप और साइज। ओके, so these are the definitions of gravitational and elastic potential energy. तो इससे पहले एक्चुअली मुझे इनका क्लासिफिकेशन मैंने दिखाया नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का क्लासिफिकेशन लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी के टू टाइप्स, पहला है ग्रेविटेशनल, दूसरा है इलास्टिक। ओके, तो ये था classification of potential energy definition. Now we have to derive the expression of gravitational potential energy. अभी मुझे याद आया कि मैंने एनर्जी और वर्क डन का सिर्फ ऐसा यूनिट ही बताया है आपको, लेकिन मैंने
CGS यूनिट तो बताया ही नहीं। सो CGS यूनिट ऑफ वर्क, CGS यूनिट जो है वो है अर्ग, ERG, ERG, ठीक है। अर्ग मतलब 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अभी क्यों? बिकॉज वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का CGS यूनिट क्या है बताओ मुझे? फोर्स का CGS यूनिट होता है डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का जो CGS यूनिट आपको पता ही है, सेंटीमीटर। तो 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं हम अर्ग, ERG। इसका कोई सिंबल नहीं है, ओके, इट डजंट हैव एनी सिंबल। वैसे ही अभी जो हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, सबका यूनिट जो है वो जूल है, ओके। तो मैंने उसको बताया नहीं, बिकॉज सबका यूनिट जूल है। एनर्जी है ना, एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का भी है जो है यूनिट है जूल। फिर भी मैं लिख के रख देता हूँ आपको, ऐसा यूनिट है जूल। और CGS यूनिट है अर्ग, ओके। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी में भी सेम है, इसमें भी सेम, ओके। नाउ वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन। Derivation of the expression of gravitational potential energy। सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही इस वाले चैप्टर में है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इस चैप्टर में नहीं है, ओके। तो जब भी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर आपको डिराइव करने के लिए बोला जाता है तो आपको ये करना होगा, ओके। या फिर आपको बोला जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द हाइट, डिपेंड्स ऑन द हाइट, वेट, डिपेंड्स ऑन द हाइट नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी m, बॉडी ऑफ मास m, हाइट इज इक्वल टू h, ठीक है, अबव द सरफेस। कुछ ऐसा लिखने को आपको, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि आपको डिराइव करना है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको ग्राउंड लेवल से उसको उठाया गया है, यहाँ पर लाया गया है ग्राउंड लेवल से, तो अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इसका एक्सप्रेशन हमें निकालना होगा, ओके। तो उन सब क्वेश्चंस के लिए यह होगा आपका आंसर, ओके। सो लेट अस कंसिडर ए body of mass m, let it be raised through a height h from the ground. A force is required to do this.
The minimum force required. The minimum force required to raise the object is equal to the weight of the object. तो पहले हमने एक बॉडी को कंसिडर किया है जिसका मास है स्मॉल m, और मान लेते हैं कि हमने इसको उठाया है, ठीक है, अप टू ए हाइट h। ओके, ग्राउंड लेवल से हमने इसको एक हाइट h तक हमने इसको उठाया ऑब्जेक्ट को। नाउ ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जो मिनिमम फोर्स हमें चाहिए होता है, मैंने बोला मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बोला मैंने, जो मिनिमम फोर्स हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्ट को सिर्फ थोड़ा सा उठाने के लिए, ठीक है, अपने पोजीशन से थोड़ा सा उठाने के लिए, वो होगा उस ऑब्जेक्ट का वेट के साथ इक्वल। क्योंकि देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उठाने की कोशिश करते हैं तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, फोर्स अप्लाई करने के वक्त अगर हम मिनिमम फोर्स मतलब उसके वेट के बराबर फोर्स अगर हम उसमें एग्जर्ट मतलब अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है नहीं उठेगा। पहले हमें मिनिमम फोर्स उसके वेट के बराबर देना पड़ेगा, इसके बाद जाके हम मैक्सिमम फोर्स जितना हम दे सकते हैं। ओके, मतलब मिनिमम हमें कितना देना पड़ेगा, वेट ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। अगर हम वेट से कम देते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं उठेगा, अगर हम वेट से ज़्यादा देते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट उड़ जाएगा। आई मीन नॉट उड़ेगा, आई मीन क्या बोलूँ उसको, ऑब्जेक्ट जो है अचानक से उठ जाएगा। ओके, वेट अचानक से उठेगा नहीं, आई मीन टू से कि ये अगर ऐसा एक ऑब्जेक्ट है ग्राउंड लेवल पर, अगर हमने इसको फोर्स ऐसे दिया, ठीक है, तो मिनिमम फोर्स हमें क्या देना पड़ेगा, इसका वेट के बराबर। समझेगे नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा गलती हो गया मेरा। देखो, ग्रेविटी इसको इस तरफ खींच रहा है, दिस इज ग्रेविटी मतलब क्या, इसका वेट के साथ इक्वल, और वेट मतलब क्या, F इज इक्वल टू mg, सॉरी वेट मतलब mg, मास इनटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहाँ से मिला हमें, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। ओके, तो वेट इज इक्वल टू mg जो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू mg। अभी इस ग्रेविटी को चकमा देने के लिए, इस ग्रेविटी के फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार हर एक एक्शन के लिए एक ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अगर इस तरफ एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इस ग्रेविटी को इस तरफ खींच रही है, ठीक है, ग्रेविटी इसको इस तरफ खींच रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे भाई सिंपल है, हम इसके ऑपोजिट तरफ ग्रेविटी के इक्वल एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरफ आपको कोई खींच रहा है, आपका दोस्त आपको इस तरफ खींच रहा है, तो आपको क्या करना है, बस दूसरी तरफ सेम इक्वल फोर्स से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खींचना पड़ेगा। याद करो, फिर से समझो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ग्रेविटी के इक्वल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द रीज़न, अगर आप ग्रेविटी के इक्वल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव नहीं होगा। सबसे पहले आपका टास्क होगा ग्रेविटी के इक्वल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर जाके आप जितना भी मैक्सिमम अपना फोर्स आप यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन में ला सकते हो, आप इतना हाई तक ला सकते हो। ओके, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स आपको क्या चाहिए, मिनिमम बोला मैंने, एकदम कम फोर्स आपको क्या चाहिए होगा, आपको पहले उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली देना पड़ेगा। ओके, अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ऑब्जेक्ट जो है मूव होगा
मूव होने के बाद वो क्या होगा, मूव होने के बाद तब जाके आप इसको उठा पाओगे. ओके, so we have to first cancel out the effect of the force of gravity, then we can apply we can apply as much as force we need to raise the object up to some height that depends upon your choice. It can be 5 meter 10 meter height. Okay, तो मिनिमम फोर्स क्या होगा, इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. So now work done on the object. Now work done on the object. ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क डन हुआ, कितना काम हुआ. तो डायग्राम पहले बना लेते हैं. एक्चुअली ये ग्राउंड लेवल है, ये वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से. ठीक है, इसको उठाया गया है, कितना फोर्स लगाया गया है, वेट के बराबर. ओके, और ऑब्जेक्ट भी सपोज यहाँ पर है. ओके, और यहाँ से यहाँ का हाइट है h. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को इस ग्राउंड लेवल से इतना हाइट तक उठाया गया ऑब्जेक्ट को. ओके, और कितना फोर्स दिया गया है, टू ओवरकम नहीं, टू कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो एक्चुअली दिखाई देता हूँ, इस तरफ खींच रहा है ग्रेविटी, मतलब वेट, मतलब mg. ठीक है, तो mg को कैंसिल कौन कर सकता है, -mg. ओके, now work done on the object will be what, force into displacement. क्यों भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज़ किया भाई, बिकॉज हमने फोर्स अप्लाई किया इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हुआ है, इस तरफ, देख सकते हो. ओके, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हुआ है, फोर्स भी हमने इस तरफ ही अप्लाई किया है, इसलिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और अभी हमने फोर्स कितना अप्लाई किया था, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स mg. सो फोर्स की जगह पर हम लिखेंगे वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट. और वेट कितना है mg, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट होगा एज के साथ बराबर. ओके ना, यहाँ से यहाँ तक आया है. ठीक है, इक्वल टू mgh. सो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज mgh, एंड दिस वर्क डन ऑन द बॉडी और ऑब्जेक्ट against gravity is stored as a gravitational potential energy. और ये जो काम अभी हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वर्क डन जो हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर, ग्रेविटी के अगेंस्ट. क्यों ग्रेविटी के अगेंस्ट, बिकॉज फोर्स किस तरफ अप्लाई हुआ है, ग्रेविटी का ऑपोजिट. इज स्टोर्ड एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होता है बॉडी के अंदर, जब पोजीशन में बदलाव होता है. तो क्या यहाँ पर पोजीशन में बदलाव नहीं हुआ था, ज़रूर हुआ था. ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली पोजीशन में चेंज हुआ है, इसलिए अभी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पैदा हुई. ओके, so this is the work done on the object. From here we get W is equal to mgh. We got another formula of work done, and from this statement, after this statement, we get the formula of potential energy, that is Pe is equal to mgh. Okay, so this is, और एक इम्पॉर्टेंट बात लिख के रख सकते हो, दिस इज वर्क डन, सॉरी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. अभी ये जो है, ये जो वर्क डन हुआ है ना, ये है अगेंस्ट ग्रेविटी. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वर्क डन हुआ है. अगर मैं बोलूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या होगा? सोचने वाली बात है. तो W is equal to minus mgh. Okay, now what is the use of this? This is nothing but the work done. It is the work done by gravity. Work done by gravity, ये याद रखो बस, कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है उसे हम बोलते हैं mgh. मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी. और ग्रेविटी द्वारा जो वर्क डन होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. मतलब क्या? ऑपोजिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी कैसे लग रहा है? पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटी ग्रेविटी क्या काम कर रहा है? ग्रेविटी कर रहा है ऐसे काम. मतलब क्या? नहीं, ऑपोजिट ऑफ हॉट पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अभी पोटेंशियल एनर्जी को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रेविटी को पोटेंशियल एनर्जी के ऑपोजिट में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. कितना? इक्वल टू माइनस पी ई पोटेंशियल एनर्जी, ताकि ये क्या करे? इसको कैंसिल करे, इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए. ओके ना? तो इसीलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी, सॉरी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज ओनली mgh एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh. बस सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके, सो अभी कुल मिलाकर हमारे वर्क डन के बहुत सारे फॉर्मूलेस बन चुके हैं. व्हाट आर दिस फॉर्मूलास? लेट अस चेक आउट. पहला वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर आया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फिर आया वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर्ड. हाफ एम भी स्क्वायर्ड पोटेंशियल, ये है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था. फिर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स हाफ एम भी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम कॉमन लेकर ब्रैकेट के अंदर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ओके, फिर आया अभी हाफ एम जी ए. वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच, और वर्क डन बाय ग्रेविटी होने से माइनस एम जी एच. ओके, so these are the formulas, some of the formulas that we got till now, that we have got till now. Okay, so this is the end of this video. In the next video we will start discussing new terms again, because अभी भी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करना भी बाकी है, बहुत कुछ करना भी बाकी है. अभी भी बहुत कुछ पावर भी बाकी है. पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क. ओके, अभी बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर में, तो हम धीरे धीरे उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन.